जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं इकोलॉजी के अंदर एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम हो जाएगा हमारे इकोलॉजिकल रिलेशन। अब पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसके अंदर 6 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं और वो कौन कौन से होते हैं उनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आइए इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका रिलेशन के नाम देखते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। तो एक ट्रिक लिखी हुई है आपके सामने, केम प्लांट। आपने जनरली देखा होगा जो मरुस्थल के अंदर उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम हिंदी के अंदर मरुद्भिद पौधों के नाम से जानते हैं और उनको हम केम प्लांट के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम बात करें ग्वारबाटा हो गया, कैक्टस हो गया, ये जो पौधे होते हैं, अनानास हो गया, ये जो पौधे होते हैं उनको हम केम प्लांट के नाम से जानते हैं। तो वो ट्रिक हमारे यहाँ काम आएगी। तो यहाँ पर केम प्लांट यानी जिनके नीचे अंडरलाइन कर रखी है वो शब्द हमारे यहाँ पर काम का आएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, यहाँ पर सी लिखा हुआ है तो सी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कॉमन सेलिज्म। क्या हो जाएगा? कॉमन सेलिज्म, ठीक है ना। और अब इनका हिंदी वर्जन क्या होता है वो जब हम इनको सेपरेट पढ़ेंगे तब वहां पे मैं आपको हिंदी नाम लिखा दूंगा। तो सी का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉमन सेलिज्म। और एक और सी का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? कंपटीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपटीशन। और ए की बात करें तो ए का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर एमन सेलिज्म। एम की बात करें तो एम का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर म्यूचुअलिज्म, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है? सिम्बायोसिस होता है। क्या होता है? सिम्बायोसिस। और पी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर पैरासिटिज्म, और या फिर इसी का दूसरा नाम हो जाएगा हमारे प्रीडेटर। नेक्स्ट बात करें, एन का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर न्यूट्रलिज्म। तो यहाँ पर हम साथियों बात करें तो इस ट्री के अंदर हमारे 5 रिलेशन तो कंप्लीट हो रहे हैं। लास्ट वाला जो कंप्लीट नहीं हो रहा है उसको आप स्वतः से खुद से याद रख लेना, न्यूट्रलिज्म। इसको हिंदी के अंदर हम उदासीनता के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर जो जीव आएंगे उनके बीच में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि मान लेते हैं जैसे कोई भी 2 जीव हैं, अगर वो साथ साथ में जीवन यापन कर रहे हैं तो उनको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या फिर वो बिल्कुल अलग अलग जा रहे हैं तो किस प्रकार का उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा वो यहाँ पर हमको दर्शाना है। और वो जो गुण होगा उन्हीं के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, जो हमारा कॉमन सेलिज्म जो होगा इसके अंदर जो भी जीव आएंगे इसके अंदर कौन सी दशा आएगी? तो प्लस और जीरो वाली आएगी। कौन सी आएगी? प्लस और जीरो वाली आएगी। अब इसका अर्थ क्या होता है प्लस और जीरो का, वो थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे। इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर कंपटीशन के अंदर कौन कौन आएगा? माइनस और माइनस वाली अवस्था आएगी। इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर एमन सेलिज्म की, तो एमन सेलिज्म के अंदर क्या कंडीशन आएगी? इसके अंदर आएगी एक हमारे माइनस और जीरो वाली अवस्था आएगी। कौन सी आएगी? एमन सेलिज्म के अंदर हमारे माइनस और जीरो वाली अवस्था आएगी। म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोसिस के अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर प्लस वाली अवस्था आएगी। और पैरासिटिज्म या फिर प्रीडेटर्स की बात करें तो इसके अंदर आएगी हमारे प्लस और जीरो वाली अवस्था आएगी। और न्यूट्रलिज्म के अंदर आएगी हमारे जीरो और जीरो, ये वाली 6 अवस्था आएगी। ये आपको याद रखना है। और इसी कारण से इस ट्रिक के ऊपर 5 स्टार लगाना, इससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आपको प्लस जीरो, माइनस माइनस, माइनस जीरो, प्लस प्लस, प्लस जीरो और जीरो जीरो दिखाई दे रहा है। इनका अर्थ क्या होता है तो वो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ध्यान रखिएगा, कोई सा भी आपको ये गुणधर्म दे रखा है, यहाँ पर मैं इनके कुछ पॉइंट लिख रहा हूं जो आपको याद रखना है। 3 लाइनें लिख रहा हूं, महत्वपूर्ण है। जहां जहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जहां जहां आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है उसका अर्थ हो जाएगा उस जीव को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। जहां जहां आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है उस जीव को यहाँ पर क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। वो कौन कौन से जीव होंगे उनको हम उदाहरण के माध्यम से, इनको जब हम सेपरेट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और जहां पर आपको क्या नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर उस जीव को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। अगर जहां आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो वहां फायदा हो रहा है, अगर नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो वहां क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। अगर जीरो दिखाई दे रहा है आपको किसी के अंदर तो वो मान लीजिए अप्रभावित है। कैसा है वो? अप्रभावित है। ये आपको याद रखना है। कैसा है? अप्रभावित है। ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। और मान लो कहीं पे आपको 2 बार माइनस दिखाई दे रहा है तो उसको मैं याद रखना, उन दोनों को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो ये मैंने आपको माइनस वाला लिखा दिया। यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा? नुकसान। आप ध्यान से सुनना। अगर जैसे हम बात करें पॉजिटिव की तो यहाँ पर आपको म्यूचुअलिज्म के अंदर 2 प्लस दिखाई दे रहे हैं तो इसके अंदर जितने भी जीव आएंगे उनको फायदा ही होगा। क्या होगा? केवल फायदा ही फायदा होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। इसी प्रकार हम बात करें कंपटीशन, यहाँ पर 2 बार माइनस आ रहा है तो इसके अंदर जितने भी जीव आएंगे उनको हर बार नुकसान होगा। फायदा होने की तो उम्मीद ही बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। अगर जीरो आ रहा है तो जीरो का अर्थ हो जाएगा वो बिल्कुल ही अप्रभावित है। अगर उसके साथ में प्लस लगा हुआ है तो एक जीव को तो फायदा होगा और दूसरा जीव है जो अप्रभावित रहेगा। इसी प्रकार माइनस वाले की बात करें, माइनस जीरो, तो इसके अंदर माइनस के अंदर क्या हो जाएगा? एक जीव को तो नुकसान हो रहा है और दूसरा वाला बिल्कुल ही अप्रभावित है, यानी कि उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये आपको याद रखना है और इसके ऊपर 5 स्टार लगाना, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधे नाम दे दिए जाते हैं और ये कंडीशन पूछी जाती है कि कॉमन सेलिज्म के अंदर क्या होगा, एमन सेलिज्म के अंदर क्या होगा, तो ये वाली अवस्था दे दी जाती है। या फिर हिंदी वाले नाम पूछ लिए जाते हैं कि कॉमन सेलिज्म में जैसा आ गया कि कॉमन सेलिज्म में क्या होता है, तो एक तो दे देगा
एक जीव को फायदा और दूसरा अप्रभावित, या फिर एक को ना लाभ और ना हानि, तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? हमारे कॉमन सेलिज में कहलाती है। ये अभी हम हिंदी वाला वर्जन पढ़ेंगे तब मैं वहां पे ये लाइन लिखा दूंगा आपको सभी के अंदर, तो आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके ऊपर 5 स्टार डाल दीजिए, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग हम, ठीक है ना। हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं ताकि आपको भी ये अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अंदर सबसे पहले हम ट्रिक यहां पर लिख देते हैं। ट्रिक क्या थी हमारी? केम प्लांट। क्या हो जाएगा? कौन सा प्लांट हो जाएगा? केम प्लांट। अब बात करें सबसे पहले यहां पर सी की, तो यहां पर हम लेते हैं कंपटीशन को लेते हैं सबसे पहले। किसको? एक सी का अर्थ हो जाएगा यहां पर कंपटीशन। क्या हो जाएगा? कंपटीशन। और इसी को हम हिंदी के अंदर बोलते हैं प्रतिस्पर्धा। क्या बोलते हैं इसको? हम प्रतिस्पर्धा के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रतिस्पर्धा के साथ यहां पर बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये याद रखना, माइनस और माइनस। क्या था? माइनस और माइनस। तो यहां पर माइनस और माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा? ध्यान रखना। इसके अंदर मैं यहां लाइन लिख देता हूं, दोनों जीव को नुकसान। इसमें क्या होगा? दोनों जीव को क्या होगा? नुकसान होगा, ये याद रखना, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर फायदे की उम्मीद तो बिल्कुल ही छोड़ दो। अब ये जो नुकसान होता है वो किसके लिए हो सकता है? तो याद रखना, ये जो नुकसान होता है ये मुख्य रूप से जो भी जीव हैं वो या तो आवास के लिए इनका मध्य प्रतिस्पर्धा हो सकती है, भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है, प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है, जल के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है। यानी कि जो भी जीव है उसको जीवित रहने के लिए जिन जिन चीज़ों का आवश्यकता होती है उनके मध्य जीवों के अंदर प्रतिस्पर्धा हो सकती है। तो हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, आवास की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, मृदा की आवश्यकता होती है, मकान की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है और उन्हीं के मध्य अगर दो प्रजाति या फिर दो जीवों के मध्य क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या? प्रतिस्पर्धा के नाम से जानते हैं। और जब प्रतिस्पर्धा होगी दो जीवों के मध्य तो याद रखना दोनों को क्या होता है? नुकसान होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मान लेते हैं हम, आपने बहुत सारे युद्ध देखे होंगे, जैसे रामायण के युद्ध की बात करें, महाभारत के युद्ध की बात करें, उनका जो कंक्लूजन जो निकलता है उसका एक ही कंक्लूजन निकलता है, जब भी युद्ध होगा तब एक पक्ष को, दोनों जो पक्ष होंगे उनको बराबर मात्रा में नुकसान होगा। तो वो वाले जो प्रतिस्पर्धा होती है वो यहाँ पर वो नियम लागू होता है, ठीक है ना, ये याद रखना। तो जो नुकसान जो होगा वो किस किस के सापेक्ष में होगा? तो आवास के लिए हो सकता है, भोजन के लिए हो सकता है, प्रकाश के लिए हो सकता है और जल के लिए हो सकता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में और बात करें यहाँ पर, उदाहरण की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लेते हैं पर्टिकुलर एक को लेते हैं भोजन की, एक उदाहरण को ले रहे हैं हम भोजन, ठीक है। अब ये जो भोजन जो होता है भोजन की जैसे बात करें यहाँ पर चूहे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चूहा। यदि चूहे की जो संख्या होती है, चूहे की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसका जो इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा? ध्यान रखना, चूहे का संख्या यदि कम हो जाती है किसी कारणवश से, तो चूहे का जो साइड इफेक्ट है या फिर चूहे की संख्या कम होने की वजह से जो इसको जो भी खाते हैं उनके लिए भोजन की कमी आ जाएगी। जैसे हम बात करें चूहे को कौन खाता है? तो बिल्ली खाती है एक तो, ठीक है, बिल्ली, और एक कौन इसको खाता है? तो सांप, ठीक है ना। तो इनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। जब चूहे की संख्या कम हो जाती है तब बिल्ली व सांप जो होते हैं चूहे को अपना भोजन बनाते हैं, तो चूहे की संख्या ही कम हो जाएगी तो इनको भोजन मिलेगा ही नहीं, तो इनकी भी संख्या ऑटोमेटिक से क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। यानी कि अगर एक ही जनसंख्या कम होती है तो दूसरे की भी ऑटोमेटिक कम होने लगेगी। तो इसी को हम बोलते हैं कंपटीशन बोलते हैं, यानी कि प्रतिस्पर्धा के नाम से जानते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। अब कंपटीशन के लिए एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने एक नियम दिया था, वो नियम हमें याद रखना है। इस कंपटीशन के लिए एक नियम याद रखना है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नियम कौन सा है? तो उसे हम बोलते हैं गोसे का अपवर्जन नियम। नियम का नाम क्या है? गोसे का अपवर्जन नियम। एक वैज्ञानिक होते हैं गोसे, और उनके द्वारा ये नियम दिया गया था। और इस नियम में क्या कहा गया था तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं, गोसे ने इस नियम में क्या कहा था? तो इन्होंने इस नियम में बताया था कि कोई भी दो प्रजाति अनंत काल तक एक साथ, कोई भी दो प्रजाति अनंत काल तक एक साथ नहीं रह सकती, एक साथ नहीं रह सकती, अनंत काल तक एक साथ नहीं रह सकती। एक समय आने के बाद एक समय पर
घटिया, जो घटिया किस्म की जो प्रजाति होगी, घटिया किस्म की प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। घटिया किस्म की जो प्रजाति होगी वो क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। इस नियम के अंदर गोसेन ने इस नियम के अंदर क्या बताया था, तो उन्होंने ये बताया था कि दो प्रजाति अनंत काल तक एक साथ नहीं रह सकती। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो उन दोनों प्रजातियों में से जो घटिया किस्म की जो भी प्रजाति होगी या फिर खराब किस्म की जो भी प्रजाति होगी वो स्वतः से ही ऑटोमेटिक से ही नष्ट हो जाएगी। और इसी को हम बोलते हैं गोसे का अपवर्जन नियम के नाम से जानते हैं। और इस नियम के अंदर जो ये घटिया जो विलुप्त जो होती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या था, तो कारण याद रखना, कारण क्या था, तो कारण याद रखना जो भी हमारे पास में इसका जो प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, तो संसाधन जो होते हैं हमारे पास में, संसाधन कैसे होते हैं, सीमाकारी होते हैं। संसाधन सीमाकारी हैं, संसाधन कैसे हैं, सीमाकारी। क्योंकि दो जो ये प्रजाति जो होती हैं इनको जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आवास, भोजन, प्रकाश, जल, वायु हो गए, यहाँ पर हमारे मृदा हो गई, पोषक तत्व हो गए, ठीक है ना, बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, उनको जीवित रहने के लिए उन सब की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जितने भी हमारे पास में रिसोर्सेज हैं जीवित रहने के लिए, उनकी संख्या एक लिमिटेड होती है। जैसे ही ये खत्म हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक से जीवन भी समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो संसाधन जो होते हैं वो सीमाकारी होने की वजह से एक जो घटिया किस्म की जो भी प्रजाति होगी वो ऑटोमेटिक से विलुप्त हो जाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में और हम देखें, एक वन होता है हमारे पास में, या फिर हम कहीं अगर वन के अंदर घूमने गए तो वन बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उसके अंदर बहुत तरह के जीव जानवर हमको देखने को मिलते हैं। जिसके अंदर हम बात करें घास भी उगरी होती है, उसी के अंदर हम बात करें वनस्पति बहुत सारी उगरी होती है उसके अंदर। तो वनस्पति के अंदर छोटी छोटी घासें भी होती हैं, झाड़ियां भी होती हैं और लताएं भी होती हैं और बड़े बड़े फल वृक्ष भी होते हैं, बड़े बड़े और भी वृक्ष होते हैं। अब वो बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं वो घास को, लता को और झाड़ी को और ये जो हमारे वृक्ष होते हैं, इन चारों को जीवन यापन करने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी, प्रकाश की आवश्यकता होगी और वायु की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार हम बात करें खनिज पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। अब ये सभी की सभी जो जीवित रहने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो ये जो चारों जो चीजें हैं, घास हो गई, हमारे वृक्ष हो गया, हमारे पत्तियां, या जो श्रब हो गए, हमारी झाड़ियां हो गई और लताएं हो गई, ये इनको जीवित रहने के लिए इन सभी को कहां से प्राप्त करेगी, या तो मृदा से प्राप्त करेगी या फिर वायु के माध्यम से प्राप्त करेगी। अब जब ये जो सभी चीज़ें जो होती हैं ये लिमिटेड रिसोर्सेज के रूप में काउंट की जाती हैं। अब जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा पानी का अवशोषण करेगा, उतना ही ज़्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण करेगा, उतना ही ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होगी और उतना ही ज़्यादा उसको ये हमारे जल की आवश्यकता होगी। अब वृक्ष बहुत बड़ा होने की वजह से सबसे ज़्यादा आवश्यकता उसी को होगी। तो जो भी वो वृक्ष होगा वो क्या करेगा, जितने भी छोटी छोटी जो घासें हैं, झाड़ियाँ हैं या फिर लताएँ हैं, उनको अपने छाया के प्रभाव से उनको ढक देगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो छाया के प्रभाव से जैसे ही उनको ढका था, लेकिन एक समय आएगा तो थोड़े समय के लिए तो ग्रो करेगी, जो भी हमारी छोटी घासें हो गई, लताएं होगी, जड़ियां होगी, वो थोड़े समय के लिए तो ग्रो करेगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो छाया के प्रभाव से धीरे धीरे वो स्वतः से ही क्या होती चली जाएगी, विलुप्त होती चली जाएगी। और जो स्ट्रॉन्ग वाला जो होगा वो हमारे सर्वाइव करता रहेगा, क्योंकि जो जीवित रहने के लिए जो हमें संसाधन चाहिए वो कैसे होते हैं, सीमाकारी होते हैं। इनको ना ही हम घटा सकते हैं ना ही हम इनको बढ़ा सकते हैं। हाँ, इनको हम समय से पहले जरूर खत्म जरूर कर सकते हैं, ये थोड़ा आपको याद रखना। और ये वाला जो गोसे का जो अपवर्जन वाला जो नियम होता है ये हमारे दैनिक जीवन के ऊपर भी लागू होता है, ये आपको याद रखना है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी हमारे पास में संसाधन उपलब्ध है उनका हमें इष्टतम उपयोग करना है, और जिसकी वजह से हमारे जो भी जरूरत है वो भी पूरी हो जाए और आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी वो संसाधन बचे रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी की जो भी जरूरत होगी वो भी वो अपनी पूरी कर सके। ये आपको याद रखना। इसी के साथ में हमारा जो इकोलॉजिकल रिलेशन के अंदर जो पहला जो रिलेशन आता है कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको केवल और केवल इसके अंदर दो ही चीज याद रखनी, एक तो ये वाला फॉर्मेट याद रखना है माइनस माइनस वाला, ठीक है, और एक ये लाइन याद रखनी। इसके अंदर क्या होता है, तो दोनों जीवों को क्या होता है, नुकसान होता है। परिभाषा मैंने लिखा दिया, वो नुकसान का जो प्रमुख कारण क्या होता है तो वो कारण मैंने आपको बता दिया, एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। और ये नियम के ऊपर 5 स्टार लगाना, ठीक है ना। ये भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि गोसे का अपवर्जन जो नियम होता है वो किसको बताता है, तो प्रतिस्पर्धा के बारे में बताता है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो प्रतिस्पर्धा जो होती है साथियों 2 प्रकार की होती है। ये जो प्रतिस्पर्धा जो होती है साथियों कितने 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। प्रतिस्पर्धा जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अंतर प्रजातीय प्रतिस्पर्धा और एक होती है हमारे अंतः प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। ये जो हमारे प्रतिस्पर्धा जो होती है साथियों कितने 2 प्रकार की होती है। प्रतिस्पर्धा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो हो जाएगी हमारे यहाँ पर अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, और एक हो जाएगी हमारे अंतः प्रजातीय
प्रतिस्पर्धा। अब इन दोनों की क्या कहानी है उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। इनकी केवल परिभाषा याद रखनी है, वही एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है ना। अंतर प्रजातीय प्रतिस्पर्धा किसे कहेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा इसकी परिभाषा। जब दो अलग अलग प्रजाति में क्या हो, प्रतिस्पर्धा हो। जब दो अलग अलग प्रजाति में प्रतिस्पर्धा होगी तो उसे तो हम बोलेंगे अंतर प्रजातीय प्रतिस्पर्धा के नाम से जानेंगे, ठीक है। और बात करें अंतः प्रजातीय प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं, तो एक प्रजाति के दो जीवों के मध्य, एक प्रजाति के दो जीवों के मध्य होने वाली प्रतिस्पर्धा को हम क्या कहते हैं, अंतः प्रजातीय प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें यहाँ पर मुर्गी की बात करें, जो मुर्गी जो होती है इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं कैनाबोलिज्म। क्या बोलते हैं, कैनाबोलिज्म। ये टर्म याद रखना, कैनाबोलिज्म। अब इस कैनाबोलिज्म के अंदर क्या होता है, तो जैसे ही हम मुर्गियों को दाना या फिर पानी डालते हैं, मुर्गियों को ध्यान से सुनना, जब हम मुर्गियों को दाना या पानी डालते हैं तब जो मुर्गियां जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे को चोंच मारने लगती है, क्योंकि इसके अंदर प्रजाति एक ही है और उसके दो जीव हो सकते हैं। जैसे मुर्गी एक जीव अपने एक प्रजाति हो गई, अब वो उसके अलग अलग जो मुर्गियां होती है वो एक दूसरे को दाना व पानी के लिए क्या एक दूसरे को चोंच मारने लगती है और इसकी वजह से वो घायल हो जाती हैं, तो उसमें दोनों को नुकसान होता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैनाबोलिज्म के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर बात करें अंतर प्रजातीय का, तो मैंने अभी इसका उदाहरण आपको बताया था थोड़ी देर पहले। वृक्ष द्वारा घास, झाड़ी आदि को छाया से या फिर हम कह सकते हैं वृक्ष तथा घास, झाड़ी आदि में प्रतिस्पर्धा। अब वो प्रतिस्पर्धा किसके लिए होती है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जल के लिए, वायु के लिए, पानी, उसके हमारे प्रकाश के लिए हो गया, पोषक तत्वों के लिए होगा, उन सभी के लिए ये आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो है जरूर ये हम बात करें यहाँ पर जो प्रजाति है वो जरूर अलग हो जाएगी। प्रजाति जैसे वनस्पति प्रजाति एक ही होगी, लेकिन उसकी भी अलग अलग सब कैटेगरी है। इसके अंदर घासें जो होती है उनके कुछ कैरेक्टर अलग होते हैं, झाड़ियों के कैरेक्टर अलग होते हैं, वृक्षों के कैरेक्टर अलग होते हैं। तो प्रजाति जरूर एक हो जाएगी, लेकिन इनके अंदर जो सब जो स्पीसीज हो जाएगी वो अलग अलग हो जाएगी। तो इनके मध्य जो हमारे प्रतिस्पर्धा हो रही है वो किसके अंदर आ जाएगा, अंतर प्रजातीय। और अगर एक ही जाति के दो जीवों के मध्य हो रही है तो वो हमारे अंतर प्रजातीय प्रतिस्पर्धा के अंदर आ जाएगा, जैसे मुर्गी वाला हो जाएगा, जैसे को हमने कैनाबोलिज्म नाम दिया था। अब ये जो इन दोनों में से ज्यादा हानिकारक कौन होता है, तो याद रखना अंतः प्रजातीय प्रतिस्पर्धा जो होती है ये हानिकारक ज्यादा होती है, हानिकारक ज्यादा, ये आपको याद रखना है। और ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी प्रतिस्पर्धा ज्यादा हानिकारक होती है, तो अंतः प्रजातीय प्रतिस्पर्धा जो सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट जो इकोलॉजिकल रिलेशन होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है कंपटीशन वाला। अब हम देखते हैं दूसरा म्यूचुअलिज्म के बारे में देखते हैं। यहाँ जो हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से जो महत्वपूर्ण है उसी के बारे में सबसे पहले यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम म्यूचुअलिज्म के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर म्यूचुअलिज्म के बारे में। यदि साथियों हम म्यूचुअलिज्म की बात करें तो उसका आपको अर्थ समझ में आना चाहिए। अगर अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इसके बाद में आपको कहीं कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। दूसरा जो हमारे रिलेशन कौन सा आ जाएगा, एम वाला। कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाला जो आ जाएगा एम, जिसको हम बोलते हैं एम से हो जाएगा हमारे म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। इसी का दूसरा नाम होता है क्या, सिम्बायोसिस। क्या होता है, सिम्बायोसिस। और हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर म्यूचुअलिज्म जो होता है इसको तो बोलते हैं हम सहोपकारिता। क्या बोलते हैं, सहोपकारिता। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सहोपकारिता। और सिम्बायोसिस जो होता है इसका दूसरा नाम होता है हमारे सहजीवी। दूसरा नाम इसका क्या होता है, सहजीवी होता है। क्या होता है, सहजीवी। ये आपको याद है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे सिम्बायोसिस सहजीवी, और म्यूचुअलिज्म हो जाएगा हमारा सहोपकारिता। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, तो सहोपकारिता का अर्थ होता है यहाँ पर
ऐसे जीव जो साथ साथ रहकर कार्य करते हैं सहोपकारिता कहलाते हैं। और सहजीवी का भी अर्थ यही हो जाएगा, ऐसे जीव जो साथ साथ में रहकर जीवन यापन करते हैं उसे हम बोलते हैं सहजीवी। और सहजीवी का ही दूसरा नाम होता है गुरु चेला का संबंध। कौन से संबंध को कहते हैं? तो सहजीवी को क्या कहते हैं? गुरु चेले वाला जो संबंध होता है ना, वो कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब इसके अंदर क्या क्या हमें याद रखना है पॉइंट। तो नंबर फर्स्ट बात करें, इसके अंदर वो जो प्रतीक चिन्ह वाली कंडीशन की बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? एक तो प्लस और प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस और प्लस वाला आ जाएगा। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, ये प्लस और प्लस दोनों दे रखे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसमें दोनों, इसके अंदर जो जीव होंगे दोनों जीवों को फायदा होगा। दोनों जीवों को क्या होगा? फायदा होगा। ये याद रखना है। दोनों जीवों को इसके अंदर क्या होता है? फायदा होता है। अगर इन दोनों जीवों में से हम यदि एक जीव को भी हटा देते हैं तो दूसरा जीव की जो जीवन क्रिया होगी वो ऑटोमेटिक से समाप्त हो जाएगी, या फिर वो काम करना बंद कर देगा, या फिर उसके अंदर जितनी भी क्रियाशीलता होगी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और समाप्ति की ओर चली जाएगी। तो याद रखना, म्यूचुअलिज्म के अंदर प्लस प्लस वाला होता है और इसमें दोनों जीवों को क्या होता है? फायदा होता है। ये हमें याद रखना। अब हम इसके कुछ प्रमुख उदाहरण की बात करें यहाँ पर, इसके उदाहरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम के अंदर इसके उदाहरण ही पूछे जाते हैं। यदि हम नंबर फर्स्ट की बात करें, यहाँ पर नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहां हो जाएगा हमारे कवक प्लस शैवाल का संबंध। कवक व शैवाल का जो संबंध होता है क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है, ठीक है ना। तो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है जो लाइकेन जो होता है इस संबंध के अंदर क्या होता है, तो कौन सा प्रोसेस होता है? उसके अंदर म्यूचुअलिज्म होता है। क्या होता है? म्यूचुअलिज्म होता है। अब बात करें ये जो शैवाल और कवक होता है इनके प्रमुख कार्य क्या होता है? तो शैवाल की बात करें, शैवाल तो कवक को क्या उपलब्ध करवाता है? पोषण उपलब्ध करवाता है। शैवाल जो होता है कवक को क्या उपलब्ध करवाता है? पोषण उपलब्ध करवाता है। और कवक जो होता है शैवाल को क्या उपलब्ध करवाता है? आवास उपलब्ध करवाता है। क्या उपलब्ध करवाता है? आवास उपलब्ध करवाता है। ये आपको याद रखना है। और एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जाता है जो लाइकेन जो होता है ये किसका सूचक होता है? तो ये लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण का सूचक होता है। वायु प्रदूषण का सूचक, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है? तो लाइकेन होता है। नंबर सेकंड यहाँ पर उदाहरण की यदि हम बात करें तो नंबर सेकंड पर आ जाएगा हमारे, एक हो जाएगा हमारे कवक प्लस उच्च पादप वर्ग की जड़ें, ठीक है। और ये वाला जो संबंध होता है ये संबंध क्या कहलाता है? माइकोराइजा कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोराइजा। क्या कहलाता है ये वाला संबंध? माइकोराइजा। तो माइकोराइजा नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सा संबंध हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा साथियों? म्यूचुअलिज्म हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? म्यूचुअलिज्म। ये आपको याद रखना, ठीक है। जैसे हम बात करें ये जो कवक होता है ये कवक क्या काम करता है? उच्च पादप के लिए, तो ये याद रखना ये इसको पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। कवक जो होता है ये क्या करवाता है? इसको पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। कौन? कवक। और ये जो पादप वर्ग जो होता है पादप वर्ग इसको क्या उपलब्ध करवाता है? तो आवास उपलब्ध करवाता है। क्या उपलब्ध करवाता है? आवास उपलब्ध करवाता है। ये याद रखना। तो इसको भी फायदा हो रहा है और इसको भी फायदा हो रहा है। अगर दोनों को फायदा हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, दोनों अच्छे से सर्वाइव करेंगे। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कोई है ही नहीं है। और उस संबंध को हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। ये आपको याद रखना। अगर इसका उदाहरण याद रखना चाहते हो तो एक हो जाएगा हमारे ग्लोमस। एक ग्लोमस एक पादप का नाम होता है और उस पादप के अंदर ये माइकोराइजा संबंध हम देख सकते हैं। थर्ड वाले की बात करें तो नंबर थर्ड पर हो जाएगा यहाँ पर हमारे थर्ड पर हो जाएगा कीट प्लस प्रोटोजोआ के मध्य। कीट प्लस प्रोटोजोआ के मध्य, ठीक है। कीट व प्रोटोजोआ का जो संबंध होता है वो भी क्या कहलाता है? म्यूचुअलिज्म कहलाता है। अब यहाँ पर कीट कौन सा हो जाएगा? याद रखना, कीट तो हो जाएगा हमारे दीमक। कौन सा हो जाएगा? दीमक। और यहाँ पर प्रोटोजोआ का नाम क्या हो जाएगा? ट्राइकोनिम्फा। कौन सा हो जाएगा? ट्राइकोनिम्फा। कीट का प्रोटोजोआ का नाम क्या हो जाएगा? ट्राइकोनिम्फा। और ये जो होता है ये संबंध भी कौन सा कहलाता है? सहजीवी संबंध कहलाता है। कौन सा संबंध कहलाता है? सहजीवी संबंध कहलाता है। ये आपको याद रखना। अब इन दोनों की क्या कहानी है तो ध्यान से सुनना। ये जो ट्राइकोनिम्फा होता है ये क्या काम करता है? तो पाचन का काम करता है। ये क्या काम करता है? ट्राइकोनिम्फा पाचन का काम करता है। और पाचन का जो काम होता है वो कहाँ पर करता है? तो दीमक के शरीर के अंदर रहकर करता है। ये आपको याद रखना, ठीक है। ट्राइकोनिम्फा तो पाचन करता है और दीमक जो होता है दीमक के शरीर में ट्राइकोनिम्फा को क्या मिलता है? आवास मिलता है। क्या मिलता है? आवास मिलता है। और जब दोनों एक दूसरे के साथ में रहकर जीवन यापन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सहजीवी के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ये जो पाचन जो होता है किसका पाचन करता है? तो ध्यान रखिएगा
दीमक जो होता है एक ये हमारा इंसेक्ट पेस्ट होता है। इंसेक्ट ये जो जितनी भी हमारी जड़ वाली जो फसलें होती हैं या फिर हम बात करें फसलों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है दीमक। इवन दीमक जो होता है हमारा घरों के अंदर जो लकड़ी की खिड़कियां हो गई या फिर जो हमारा पलंग होता है उनको भी यहाँ तक नुकसान पहुंचा देता है। तो ये जो दीमक जो होता है सेल्यूलोज को खाना पसंद करता है और जैसे ही दीमक सेल्यूलोज को खा तो लेता है लेकिन इसके शरीर में पचाने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन ऊपर वाले ने इसको एक अलग ही चीज बनाकर भेजा है, इसके अंदर ऊपर वाले ने ट्राइकोनिम्फा डाल दिया। अब ट्राइकोनिम्फा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सेल्यूलोज जैसा जटिल जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है उसको भी ये पचा लेता है। तो ट्राइकोनिम्फा तो सेल्यूलोज को पचा लेता है और हमारे जो ट्राइकोनिम्फा जो होता है वो दीमक के शरीर में इसको आवास प्राप्त हो जाता है। तो इसको भी फायदा हो रहा है और इसको भी फायदा हो रहा है, तो दोनों फायदे में चल रहे हैं। तो गाड़ी को भी फायदे में चल रहे हैं, तो क्या बात है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। पाचन की बात करें तो पाचन किसका करता है, तो ये याद रखिएगा सेल्यूलोज का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, तो सेल्यूलोज का पाचन करता है, ये आपको याद रखना। ठीक है ना, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये 3 उदाहरण यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और हम 2-3 और उदाहरण देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हमारे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला हमारा जो उदाहरण आता है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला जो हमारे इसके अंदर उदाहरण आता है उस उदाहरण का नाम हो जाएगा यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जीवाणु। चौथा जो हमारा उदाहरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या फिर हम कह सकते हैं जीवाणु प्लस लेग्यूमिनेसी के मध्य का संबंध जो होता है क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध कहलाता है। अब यहाँ पर जीवाणु कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे राइजोबियम जीवाणु। कौन सा जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु। ठीक है, और लेग्यूमिनेसी की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी सभी प्लस दलहनी फसलें। कौन सी फसलें, दलहनी फसलें। जैसे हम बात करें यहाँ पर आ जाएगा हमारे उड़द, मूंग, चना, मूंगफली, ठीक है ना, आदि। ये सब के सब जो होती हैं ये हमारे दलहनी फसलें होती है। और दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं उनके अंदर गांठें पाई जाती हैं और इन गांठों के अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। अब यहाँ पर जो ये राइजोबियम जीवाणु जो होता है दलहनी फसलों के लिए क्या काम करता है, तो ये तो क्या काम करता है, पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। क्या उपलब्ध करवाता है, पोषक तत्व, और वो भी कौन सा, मुख्य रूप से नाइट्रोजन। ठीक है, और दलहनी फसलें जो होती हैं ये राइजोबियम के लिए किसका काम करते हैं, तो आवास का काम करती है। किसका काम करती है, आवास के साथ साथ में ये राइजोबियम जीवाणु को क्या उपलब्ध करवाते हैं, भोजन उपलब्ध करवाते हैं। वो आवास के साथ साथ में ये क्या उपलब्ध करवाते हैं, भोजन उपलब्ध करवाते हैं। तो ये दोनों जो संबंध होता है वही क्या कहलाता है, हमारे म्यूचुअलिज्म कहलाता है। ये आपको याद रखना। ठीक है, और नंबर 5 उदाहरण की बात करें तो नंबर 5 पर हो जाएगा हमारे फसलों में परागण होना। जो उदाहरण है वो किसका हो जाएगा, हमारे म्यूचुअलिज्म का हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, कई सारे कीट जो होते हैं वो परागण का काम करते हैं। जैसे हम बात करें मधुमक्खी जो होता है, यहाँ पर परागण की बात करें तो यहाँ पर एक इंसेक्ट का नाम याद रखना, मधुमक्खी। पूरी पृथ्वी पर यदि पूछे आपसे कि सर्वाधिक परागण को में मदद करने वाला कीट का नाम क्या हो जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारे मधुमक्खी हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्वाधिक परागण। ठीक है ना, पूरी पृथ्वी पर अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक परागण किस कीट के माध्यम से होता है फसलों के अंदर, तो वो याद रखना मधुमक्खी जो होता है वो सर्वाधिक परागण करता है फसलों के अंदर। अब इसमें मधुमक्खी को क्या फायदा है और फसलों को क्या फायदा है, तो मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी को क्या भोजन की आवश्यकता होती है, तो मधुमक्खी से फसलों को क्या प्राप्त होता है, यहाँ से मकरंद प्राप्त होता है। मधुमक्खी से फसलों को क्या प्राप्त होता है, मकरंद प्राप्त होता है। ठीक है, मकरंद प्राप्त होता है। और इस परागण के माध्यम से मधुमक्खी क्या लेकर जाती है, तो परागकण को लेकर जाती है। और ये परागकण कहाँ पर लेकर जाती हैं, तो दूसरे प्लांट का जो वर्तिकाग्र होता है वहां तक ये परागकणों को लेकर जाती हैं और इससे फसलों को मकरंद प्राप्त होता है। तो मधुमक्खी को भी फायदा हो गया, भोजन मिल गया मधुमक्खी को, और फसलों को क्या हो गया, परागण चाहिए होता तो परागकण मिल गए। क्योंकि कई सारी फसलें ऐसी होती हैं जो पर परागण होती है और उनके अंदर जो परागण होता है वो किसी न किसी बाहर से आकर उनके वर्तिकाग्र पर बैठता है। तो जो परागण लेकर आता है वो कौन लेकर आता है, मधुमक्खी लेकर आता है। ये आपको याद रखना। ठीक है ना, तो ये फसलों में परागण की जो प्रोसेस होती है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, तो हमारे म्यूचुअलिज्म का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर आ जाएगा हमारे यहाँ पर बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का जो प्रकीर्णन होता है वो भी
किसका उदाहरण हो जाएगा, हमारे म्यूचुअलिज्म का हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, जो अमेजन जो जंगल जो बसा हुआ है, अमेजन जंगल का बसना, अमेजन जंगल का बसना, अमेजन जंगल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और ये जो अमेजन जंगल है इसका जो निर्माण हुआ है या फिर ये जो जिसकी सहायता से बसाया गया है उनका नाम हो जाएगा चमगादड़। क्या हो जाएगा, चमगादड़। चमगादड़ ने क्या किया है, फसलों के जो बीज थे या फिर जो वनस्पति के जो बीज थे उनको ले जाकर वहाँ पर स्प्रेड किया, यानी कि उनका प्रकीर्णन किया, उनको फैलाया। और जिसकी वजह से अमेजन जंगल आज हम देखते हैं जो पूरी पृथ्वी का जो लगभग 20 से 21% जो ऑक्सीजन जो निकलता है वो अमेजन जंगल से निकलता है। और वो ऑक्सीजन जो निकल पाता है उसके पीछे का प्रमुख कारण कौन हो जाएगा, चमगादड़ हो जाएगा। और इसी चमगादड़ ने क्या किया, बीजों को वहाँ पर स्प्रेड किया, फैलाया, और उसी की वजह से वहां पर इतनी ज्यादा वनस्पति विकसित हो पाई है। ये आपको थोड़ा याद रखना, ठीक है। और एक और उदाहरण याद रख लेना, यहां पर नंबर 7 पर हो जाएगा हमारे अंजीर का परागण। अंजीर का परागण ये आपको याद रखना, ठीक है। और अंजीर में जो परागण जो होता है ये कीट द्वारा होता है और उसका नाम हो जाएगा वास्प, और वास हो जाएगा। और इसको हम हिंदी के अंदर बर्रे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बर्रे के नाम से जानते हैं। और अंजीर जो होता है इसको हम बोलते हैं फिग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फिग के नाम से जानते हैं। ये स्पेसिफिक है, याद रखना। अगर अंजीर में से यदि हम जो वास्प या फिर जहां पर अंजीर का प्लांटेशन हो रखा है वहां से यदि हम वातावरण से बर्रे या फिर जो वास्प जो होते हैं इनको हटा दें तो अंजीर के अंदर कभी परागण होगा ही नहीं है और इसके अंदर कभी फल का निर्माण होगा ही नहीं। तो अंजीर को हमेशा याद रखना, परागण या फिर इसके अंदर यदि हमें फल का निर्माण करवाना है तो उसके लिए क्या आवश्यक होगा, हमें वास्प की आवश्यकता होगी। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो इसी के साथ में आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। बाकी जो 4 और इंटरेक्शन हमारे रिलेशन बचे हुए हैं इकोलॉजी के, उनको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अगर आज के सेशन में उनको कवर किया तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा, तो आपके भी ये चीजें कम समझ में आएगी। बाकी इसके अंदर जो मैं आपको एक एक लाइन लिखा रहा हूँ ये प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा और इसको पूरे प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बाकी बचे हुए इकोलॉजिकल रिलेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।